हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। 17 और 18 फरवरी को प्रतिदिन 2 पालियों में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसके सभी 150 प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 17 फरवरी की पहली शिफ्ट जो है उसका वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर अपने आंसर्स मिला सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट सेकंड है तो आप इस वीडियो से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन। वीडियो आप अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं और यहाँ पर जो गलती की गुंजाइश है वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, गोदान ये उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न और उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 30 दिसंबर। तो देखिए, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष भारत में। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? दही, सिरका, पालक या फिर इमली। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उस वही इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो देखिए, गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही था, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 था, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो देखिए, दशकीय जनगणना डेमोग्राफिक जो है वो करवाने का गृह मंत्रालय पर जिम्मेदारी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही था, यानी गृह मंत्रालय ही जनगणना कराती है प्रति 10 वर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या फिर मैसूर। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910, 1920, 1930 या फिर 1940। तो देखिए, साइबर क्राइम में हेल्पलाइन में जो शिकायत दर्ज कराने का नंबर है वो है 1930। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सत्यमेव जयते, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सेवा वीरता बंधुता या फिर सेवा सुरक्षा शांति। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल या फिर चमोली। तो देखिए, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो उत्तराखंड में है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20, गैदरिंग ऑफ 20, ग्रैंड 20 या फिर ग्लोरी ऑफ 20। तो देखिए, G20 का जो पूरा नाम है वो है ग्रुप ऑफ 20। ये 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम दैट इज ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कैलकर टास्क फोर्स, सी रंगराजन समिति,
वैसल समिति या फिर रेखी समिति? तो देखिए कैलकल टास्क फोर्स के द्वारा भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कैलकल टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो देखिए म्यांमार, नेपाल और भूटान तीनों ही भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, लेकिन जो मालदीव है ये भूमि सीमा साझा नहीं करता है, ये जल सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 15वां है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? थाईलैंड, चीन, जापान या फिर बाली? तो देखिए टोक्यो जापान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? हडसन, कोलोराडो, कोलंबिया या फिर यूकोन? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर के द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो देखिए नर्मदा नदी अंत में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रसिया। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही होगा। रसिया ये जो गीत हैं वो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और ये ब्रज में काफ़ी लोकप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? जूट, पटसन, कपास, रेशम या फिर ऊन? तो देखिए वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जूट एवं पटसन के किसानों के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर उड़ीसा? तो देखिए थंग का ये सिक्किम की लोकप्रिय कला शैली है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री नंदलाल बोस, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्री सैयद हैदर रजा या फिर श्री जैमिनी राय? देखिए संविधान को लिखने का काम किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, लेकिन इसके किनारों या बॉर्डर को डिजाइन करने का काम किया था श्री नंदलाल बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन है फ्रांस, ब्राज़ील, हंगरी या फिर स्विट्जरलैंड? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में थिरुवल्लुर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एल.के. आडवाणी? तो देखिए 2016 के टाइम जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो देखिए प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आउटक्रॉस्ड अर्थव्यवस्था, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मर्ज्ड अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार, लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, बंगाल का विभाजन या फिर कोमागाटामारू हादसा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है वो वापस कर दी थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 27, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
कपास उत्पादन, डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन उत्पादन या फिर जल प्रदूषण। तो देखिए नीली क्रांति मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? मतदाता हेल्पलाइन, डिजी लॉकर, उमंग ऐप या फिर पीएमओ इंडिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर ऐप। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? मथुरा, लखनऊ, आगरा या फिर कानपुर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में हाल ही में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंडसइंड बैंक के द्वारा रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर नौरोजी टाटा, सर जमशेदजी नुसरबानजी टाटा, सर दोराबजी टाटा या फिर सर नवल टाटा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, सर जमशेदजी नुसरबानजी टाटा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं, नियुक्त करेगी? 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार प्रत्येक जिले में केवल एक ही कलेक्टर शामिल होगा, यानी हर एक जिले के लिए एक कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 180, 170, 160 या फिर 150। तो देखिए वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री कल्याण सिंह, श्री योगी आदित्यनाथ या फिर श्री एनडी तिवारी। तो देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है 35, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए यायात्सो भारत के लद्दाख में स्थित पहला विविधता विरासत स्थल है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन शक्ति, मिशन बनिता, मिशन सुनीता या फिर मिशन बामनी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36 क्वेश्चन का सही आंसर है मिशन शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश की सीमा तेलंगाना राज्य की सीमा से टच नहीं करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वैलीकोंडा श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, नीलगिरी श्रृंखला या फिर विंध्य श्रृंखला। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलगिरी श्रृंखला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 तक जीएस पोर्शन के सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मृतिका, बानर, ओष्ठ या फिर उल्लू। तो देखिए मृतिका, बानर और ओष्ठ ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं, लेकिन उल्लू यहाँ पर तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क, सीख, सांवला या फिर सींग। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि बाकी के ये तीनों हैं ये तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ज्योत्सना, ललना, कौमुदी या मंदाकिनी।
कौमुदी या फिर ज्योत्सना, चंद्रिका या फिर चंद्रहास। तो देखिए कौमुदी और ज्योत्सना ये दोनों ही चांदनी शब्द के पर्यायवाची हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, जो पहले ना हुआ हो होनहार, या फिर आदि से अंत तक आधोपांत। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक को ही आधोपांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सुतुषम भिन्नार्थक शब्द युग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? विवाद रहित यानी मित्रता, निष्कासन यानी भाईचारा, निंदा भ्रम, निंदा विवाद रहित। तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये निर्वाद और निर्विवाद इन दोनों का अर्थ होता है निंदा और विवाद रहित। क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सारे जो हैं वो शुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज तनुजा, बनिया बनियान, सांप सांपिन, चूहा चूहिया। देखिए तनुज का विपरीत लिंग तनुजा होता है, सांप का विपरीत लिंग सांपिन होता है, चूहा का विपरीत लिंग चूहिया होता है, लेकिन बनिया का विपरीत लिंग बनियाइन होता है, ना कि बनियान। क्वेश्चन नंबर 45 का बी विकल्प है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिंग की दृष्टि से विकल्प है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको 45 का बी ऑप्शन टिक करना था। अगला क्वेश्चन है 46, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, बधुए, बधुए या फिर बधुएं। क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वधु शब्द का बहुवचन बधुएं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो देखिए माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, ये को शब्द है, बताना है आपको कौन सा कारक है इसमें। देखिए संबंध कारक बिल्कुल सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी, संबंध में का की के रारी रे आता है, यहाँ पर 47 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? की, ई, इक या फिर का। तो देखिए भौतिकी शब्द में जो प्रत्यय है वो है ई प्रत्यय। जब भी आप भौतिकी को संधि विच्छेद करेंगे या फिर प्रत्यय से तोड़ेंगे तो इसमें आएगा भौतिक प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 48 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए ऑप्शन ए है निर, ऑप्शन बी निरभि, ऑप्शन सी निरा या फिर ऑप्शन डी निर। देखिए निरभिमान शब्द में जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निर उपसर्ग होगा। जब भी आप निरभिमान को तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा निर, और रा में हलंत होगा प्लस अभिमान। ठीक है, क्योंकि रा से आ निकल गया है जो अभिमान में जाके लगा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे निर ये वाला है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? वेद पुराण, वेद और पुराण, देहलता, लता रूपी देह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। देखिए इस प्रश्न का जो सही समास विग्रह नहीं हुआ है वो नवनिधि में नहीं हुआ है, क्योंकि ये 9 निधियों का समूह होता है, तो यहाँ पर 9 निधियों का समूह होगा। बाकी सारे यहाँ पर सही हैं, फिलहाल हमको बताना था कि किस में विग्रह नहीं हुआ है सही वाला, तो क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन, कुछ, यह या फिर क्या। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, कवि धन अश्वर या फिर कवि धन स्वर। तो देखिए जब भी आप कवीश्वर का संधि विच्छेद करेंगे तो हमेशा यहाँ पर 2 शब्द निकलेंगे, एक तो होगा आपका कवि और दूसरा होगा ईश्वर। दोनों ही शब्द अपने आप में अपना एक संपूर्ण अर्थ रख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, कवि धन ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। देखिए ईमानदार शब्द किसी का गुण होता है, इसीलिए ये गुण की विशेषता दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन सही होगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है या फिर हाथी सो रहा था। देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए गाय मीठा दूध देती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है ए, सामान्य वर्तमान काल का ये वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए उमा से पढ़ा नहीं जा रहा है, ये उसका भाव है, भाववाच्य सही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। वह पढ़ नहीं पा रही है, ना पढ़ने का उसमें भाव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी सी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था, कान पर जू ना रेंगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर ना होना या फिर बदनाम करना। देखिए कान पर जू ना रेंगने का मतलब होता है कोई भी असर नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? दुराकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर पराकर्षण। देखिए आकर्षण शब्द है, इसका विलोम होता है विकर्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन जिसने लगाया है उसका क्वेश्चन यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? आगे कुआं पीछे खाई, ऊँट के मुँह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला तुझे नीम चढ़ा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब होता है हर एक ओर से विपत्ति का आना। क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। यहाँ आपसे शांत रस का स्थायी भाव क्या है ये बताना है। जुगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद। देखिए शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 61 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोरठा या फिर बरबई। तो देखिए शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा होता है बिल्कुल वो होता है सोरठा। क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए गाइज ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, क्योंकि आपसे जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था कि दोहे का जो उल्टा है सोरठा उसमें कितनी मात्राएं होती हैं द्वितीय और चतुर्थ चरण में, और इस वाली शिफ्ट में पूछा गया है कि दोहे का उल्टा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर बीप्सा अलंकार। देखिए यहाँ पर पानी शब्द जो है इसके 3 अर्थ हैं, मोती, मानस और चून। देखिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, जब एक ही शब्द के कई अर्थ प्रकट हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? प्रकार, रहस्य, भिन्नता या फिर मूल। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल्य। ये जो शब्द है वो भेद से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी सारे जो हैं भिन्नता, प्रकार और रहस्य ये भेद के पर्यायवाची यानी अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 69 तक के क्वेश्चन आपको इस गद्यांश को पढ़कर करने हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम आज हम भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। इस गद्यांश के अब आपको आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
श्रम की आवश्यकता, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार या फिर श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कोई यहाँ पर आंसर टिक करेगा श्रम की क्या आवश्यकता है एंड कोई यहाँ पर टिक करेगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, और यहाँ पर डी ऑप्शन भी कोई यहाँ पर लगा सकता है जैसे श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। देखिए यहाँ पर क्या सही आंसर होगा ये निर्णय करता है जो एग्जाम सेटर है, जिन्होंने पेपर बनाया है वो किस माइंड सेट से इस क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क किया है। इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं दूंगा, इसका आंसर आप सभी लोग जब आंसर किया जाए तो उससे आप मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। समस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? संपूर्ण, वृद्धि, विकास या फिर वरदान। देखिए समस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 66 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, क्या आशय है इसका? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे, या फिर महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी जी विचारों की अपेक्षा श्रम को ज़्यादा महत्व देते थे। दोस्तों इस शिफ्ट के जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम पेपर में बैठे हुए थे तो अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन 68 देखिए। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? किसी का सामान चुराने वाला, बिना श्रम मौज करने वाला, बिना श्रम भोजन करने वाला, या फिर पाप का अन्न खाने वाला। देखिए अकॉर्डिंग टू गद्यांश जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसा व्यक्ति जो बिना श्रम के भोजन करता है वो चोर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। गांधी जी पापी किसे मानते थे? किसी हिंसक को, किसी बेरोजगार को, किसी श्रमिक को, या फिर श्रम ना करने वाले को। तो गांधी जी के अनुसार जो पापी व्यक्ति था वो श्रम ना करने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 69 का डी ऑप्शन आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। देखिए पंचवटी जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? महादेवी वर्मा, चंद्रबर दाई, तुलसीदास, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महादेवी वर्मा की कृति है नीरजा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बिहारी, द्रविड़, संस्कृत, या फिर अपभ्रंश। देखिए हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73। वह बिल्कुल थक गया है इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बिल्कुल थक गया है मतलब वह काफ़ी ज़्यादा, थकान की भी यहाँ पर मात्रा हो रही है, परिमाण हो रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? कोमल, मुलायम, मृषण, या फिर कूल। तो देखिए मृदु शब्द का पर्यायवाची कोमल भी होता है, मुलायम भी होता है, मसृण भी होता है, लेकिन कूल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 74 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 देखेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? सही अर्थ का युग्म आपको बताना है। दिवस या फिर अमीर, गरीब और दिवस, अमीर और दिवस, या फिर दिवस और गरीब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। क्वेश्चन नंबर 75 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, या फिर प्रारूपतः। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है आँखों के सामने। क्वेश्चन नंबर 76 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 तक हमने जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैथ का पोर्शन चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा उसका हमें इकाई अंक बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जोड़े बनाना है। आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 में, 2 8 जा 16, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। यहाँ देखिए 9 4 जा 36, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। जब 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 36, यानी कि 6 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। सरल कीजिए
4/12 गुणे 3/2 डिवाइड बाय 4/8 माइनस 12 प्लस 4। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड का जो है सॉल्यूशन वो करेंगे। तो इसको यहाँ साइड में लिख लीजिए 4/12 गुणा 3/2। जब ये भाग से गुणा में कन्वर्ट होगा तो ये 8/4 हो जाएगा माइनस 12 प्लस 4। सॉल्व करेंगे इसको, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से ये बचेगा आपका 1 माइनस 12 प्लस 4, ये कितना होगा -7 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल करना है आपको क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे आप संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 गुणे 12 144, ये आप 144 लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 400 में 2 जीरो हैं तो यहाँ पर आप 2 जीरो लिख लेंगे। अब देखिए पॉइंट जो है कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो अब आप यहाँ से 6 डिजिट गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 के लिए आपको 1 जीरो लगाना होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.014400। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 79 का अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, केवल एक ऐसी जोड़ी मौजूद है, ऐसी केवल 2 जोड़ियाँ मौजूद हैं, या फिर ऐसी कोई जोड़ियाँ नहीं हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्याओं के एलसीएम में उसका HCF होता ही होता है, यानी HCF एक तरह से उसका गुणनखंड होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 और 15, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम मान लेते हैं 60 है। 60 में आप देखेंगे तो इसका जो HCF है, HCF कितना निकल के आ रहा है, 3 होगा H का HCF, है ना। तो 3 जो है वो 60 के अंदर होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर LCM 138 में HCF 15 नहीं है, यानी LCM का कोई भी फैक्टर 15 नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऐसी कोई भी जोड़ी है वो मौजूद नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 80 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 851 रुपये को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। सिंपल है, 851 को आपको डिवाइड करना है, 3 रेशियो दिए हुए हैं। देख लीजिए 1/2 है, फिर 2/3 है और फिर 3/4 है। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं है, नीचे एलसीएम ले लेंगे आप, कितना आ जाएगा 12, ऊपर इसको डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। अभी आपका रेशियो आ गया है 6 8 रेशियो 9, ठीक है। 851 रुपये को डिवाइड करना है, पहला भाग पूछा हुआ है, पहला भाग हो जाएगा आपका 6 अपॉन कितना होगा सबका सम, यानी कि 23 इंटू कितना हो जाएगा 851। यहाँ पर जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 37 टाइम कटेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 222। क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मान लेंगे कि एक्स यहाँ पर टोटल जो है वो व्यक्ति थे एक गांव में, 10% लोग यहाँ पर मृत्यु हो गई तो बचे 9/10, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे शेष लोगों की 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, मतलब अब केवल 75/100 यानी 75% यहाँ पर बंदे बचे हुए हैं। जनसंख्या घटकर कितनी रह गई है 2025। आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले 25 या 75 और 25 गुणा 400, फिर आप डिवाइड करेंगे 9 से तो यह आ जाएगा 225। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो यह आएगा 75। यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 10 गुणा 4 गुणा 75, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी कितना 3000। क्वेश्चन नंबर 82 का 3000 आंसर सही होगा, यानी कि गाँव में टोटल 3000 बंदे पहले रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर उसको 11 मीटर विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है तो सीपी कितना बचेगा, 33 माइनस 11 मतलब कि 22 बचेगा। क्या करना होगा, परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए 11/22, क्योंकि सीपी से उसको 11 ही तो लाभ हो रहा है, इंटू क्या हो जाएगा 100, ये निकल के आ जाएगा आपका 11 2 और ये 50 बार, यानी कि 50% लाभ। क्वेश्चन नंबर 83 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिए।
देखिए किसी राशि को 3 वर्षों के लिए ब्याज पर रखा गया है और अगर इसे 2% अधिक दर पर रखा होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते, यानी कि 3 वर्षों के लिए 2% पर अधिक पर रखते तो यहाँ पर 420 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हमें, यानी 6% की वैल्यू निकल के आएगी 420, 1% की वैल्यू निकल के आएगी 70, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 7,000, यानी वो जो राशि है वो 7,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 84 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपये निकाले, क्यू ने 4,000 रुपये निकाले और आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पी, क्यू और आर ने अपनी अपनी राशि लगाई है 20-20 हज़ार रुपये। सबसे पहले पी ने 20,000 को 5 महीने तक लगाया, उसके बाद यहाँ पर उसने 5,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। बाकी उसके 15,000 रुपये थे वो 7 महीने के लिए आगे तक लगे रहे, 1 वर्ष के लिए पूरा पैसा लगा हुआ है। क्यू ने भी क्या किया, 5 महीने बाद 4,000 रुपये निकाल लिए, अब उसके 16,000 रुपये बचे 7 महीने के लिए। लेकिन आर ने क्या किया है, 5 महीने बाद 6,000 रुपये और लगा दिए, तो अब उसके 20 से 26,000 रुपये हो गए हैं बाकी के 7 महीने के लिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 जीरो से सभी 3 जीरो यहाँ पर काट देंगे, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 20 गुणा 5 करेंगे 100, 15 गुणा 7 करेंगे 105, दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 गुणा 5 100, 16 सत्ते 112, फिर यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100 और 26 सत्ते 182। यहाँ पर जो टोटल निकल के आएगा 205, 212 और 282। ये पी का रेशियो हो गया, ये क्यू का रेशियो हो गया और ये आर का रेशियो है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पी को कितना लाभ मिला, किस उसका हिस्सा क्या है, तो पी को आप रखेंगे ऊपर, यानी 205 ऊपर रहेगा। फिर देखेंगे टोटल जो इसका निकल के आएगा तीनों का 699 ये रहेगा नीचे, और प्रॉफिट कितना है इसका 34,950। अब यहाँ पर 699 से ये डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम, 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी का जो हिस्सा है वो निकल के आएगा 10,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 85 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 11 परिणामों का औसत 50 है, तो यहाँ लिख लेंगे 11 गुणे 50, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा परिणाम भी है जो छठा परिणाम पूछ रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, यानी 51 × 6, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है, 59 × 6। क्या करेंगे, 11 गुणे 5 होगा, 11 पचे 55 प्लस x बराबर, यहाँ पर आप 6 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 51 प्लस 59। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 6 × 110 एंड ये होगा 550 प्लस x, कुछ नहीं है x इसको यहीं रखना है। ये 660 कीजिए और यहाँ करिए आप 550, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 110। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 110। क्वेश्चन नंबर 87 है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों वर्क एम टाइम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दीप्तेश जो है वो 9 दिन में काम को पूरा कर रहा है और तुषार कर रहा है 12 दिनों में। एलसीएम निकल के आएगा 36, ठीक है, यानी दीप्तेश एक दिन में 4 काम कर रहा है और तुषार यहाँ पर 3 काम कर रहा है। यहाँ पर शुरू किया जा रहा है दीप्तेश से, यानी पहले दिन दीप्तेश कार्य करेगा और दूसरे दिन तुषार कार्य करेगा। अगर हम 2 दिनों में कार्य की बात करें तो ये टोटल कार्य हो जाए कितना, 7। अगर हम बात करें 36 टोटल यहाँ पर कार्य दिया हुआ है, यानी 7 से डिवाइड करें तो 5। अगर हम 5 यानी 10 दिन तक 2 दिन में हो रहा है ना 7 वर्क काम, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे कितने से, 5 से, और यहाँ पर 7 में कैसे करेंगे, 5 से, यानी 10 दिनों में टोटल काम निकल के आ रहा है 35। अब बचा हुआ काम एक जो है वो बारी है दीप्तेश की, और दीप्तेश एक दिन में 4 काम कर रहा है। यहाँ पर टाइम दिख रहे हैं आप, 5 दिन में 35 काम हुआ है। अब काम बचा हुआ है सिर्फ एक, और दीप्तेश की बारी है। दीप्तेश यहाँ पर 4 काम करता है एक दिन में, तो ये 1/4 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। टोटल काम जो पूरा होगा वो 5 सही 1/4 में होगा। इसे आप सिंपली कर लेंगे तो कर निकल के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों दीप्तेश किसी काम को 9 दिन में कर रहा है जबकि तुषार 12 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकल के आएगा 36। दीप्तेश एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तुषार एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। दोनों को व्यक्ति को ही अलग अलग काम कराना है, यानी पहले दिन दीप्तेश कार्य कर रहा है और दूसरे दिन तुषार कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर 2 दिन में जो काम होगा वो हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 काम।
अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आता है 10 दिन। ये दिन है और ये काम है, तो 10 दिन में टोटल 35 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। अब बचा हुआ जो 1 यूनिट है वो काम पूरा करेगा दीप्तेश। देखिए 10 दिनों में कितना काम हो गया, 35 यूनिट। अब सिर्फ 1 यूनिट बचा है जो दीप्तेश पूरा करेगा, और दीप्तेश 1 दिन में 4 यूनिट काम पूरा करता है, तो 1/4 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। टोटल लिखेंगे तो 10 सही 1/4 दिनों में काम पूरा होगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 41/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 41/4। क्वेश्चन नंबर 88 है, अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अंतर जो है तो 10 में से 14 घटाएंगे -4 का अंतर है, फिर यहाँ पर 6 में से 10 घटाएंगे -4 का है। यहाँ पर 14वां जो पद है वो पूछा गया है, इसका मतलब T14 पूछा गया है। क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। a की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितनी, 14। a कितना हो गया 14, प्लस n कितना है, हमें 14वां पद ज्ञात करना है, तो n = 14 -1 और d कितना है, अंतर है -4। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 14 आ जाएगा प्लस 13 गुणा क्या होगा -4, इसका मतलब 14 - 52। 14 - 52 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 38। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 38 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतनी है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इसका जो दिया हुआ है आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यानी a बराबर हो जाएगा 3 × h। यहाँ पर आधार और हाइट का रेशियो हो गया 3/1, यानी आधार 3x हो गया और हाइट हो गई यहाँ पर x। सीधे सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी 3x गुणा हाइट x हो गई। अब यहाँ पर कितने रुपए लग रहे हैं, 24.68 रुपीज़ है ना, 24.68 रुपीज़ 100 मीटर स्क्वायर के। लेकिन हम 1 मीटर स्क्वायर का लेकर चलेंगे क्योंकि हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। इक्वल क्या आएगा, 333.18। इतने रुपए उसकी खर्चा लग रहा है। क्या करेंगे आप, इसे सिंपली सॉल्व कीजिए तो ये लिखेंगे आप 3x², ठीक है, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे इंटू 12.34 अपॉन क्या आएगा 100, एंड ये इक्वल हो जाएगा 33.18। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x² है, आपको सिंपली यहाँ पर डिवाइड करना है इसको। ये निकल के आएगा 27 यानी कि 27 और x² बराबर कितना हो जाएगा, 27 × 27 हो गया, ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और x² बराबर हो गया ये 900। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 30। x की वैल्यू 30 आ गई है, हमें आधार बताना है। आधार है 3x, मतलब कि 30 × 3 90। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू हो जाएगी 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 89 का सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए इसकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो दूरी तय करनी है वो मीटर प्रति सेकंड में है, और आंसर हमको मिनट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये कितना आएगा 100/18। ये इसकी अब चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको कितनी दूरी तय करनी है, 500 मीटर दूरी तय करनी है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 500/4 क्या होगा, 100/18। ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा, 100 से डिवाइड होगा 5 बार। ठीक है, 5 × 18 कितना होगा, 90। ये आ जाएगा 90 सेकेंड। इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा टाइम बराबर 1.5 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 का 90 सेकेंड यानी 1.5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक ग्राफ के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व यहाँ भी कर सकते हैं, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर आपको सीधे आंसर बताते जाऊँगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन 91 पर। यहाँ पूछा गया है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2003। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, 1, 2, 3 या फिर 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 वर्षों में। अगला क्वेश्चन देखिए 93 है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था तो 2002 में कंपनी का निर्यात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 325 करोड़ रुपए।
क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 2003 से 2000 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 56%, 67%, 82% या फिर डेटा अपर्याप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेटा यहाँ पर पूरा नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 95 है, यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, 200 करोड़, 250 करोड़, 420 करोड़ या फिर 450 करोड़। तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, 450 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन 96 देखिए, वह वैन चुनें जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को अच्छी तरह से समझाता है। जानवर, सब्जियां और आलू में क्या संबंध है? वैन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। वैन के और भी एक दो क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए, जानवर, सब्जियां और आलू, इसका सबसे सही जो जोड़ा है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सब्जियों के अंदर आलू आ जाते हैं और जानवर अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं? दोस्तों देखिए, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शा रहा है, यहाँ पर वृत्त साक्षर को दर्शा रहा है और वर्ग जो है वकील को दर्शा रहा है। हमें उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या ज्ञात करनी है जो साक्षर हैं, यानी एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है, तो ये संख्या होगी 5। क्वेश्चन नंबर 97 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सिंप्लीफिकेशन से, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो इसका आंसर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्हों में तब्दीली कर लेंगे। देखिए, जब आप चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे तो कुछ इस तरह से समीकरण बन जाएगा। सिंपली अब आपको सॉल्व करना है बोडमास के नियमों के तहत। 6 तिया 18, 3 सते 21, 21 और -3 कितना हो जाएगा? 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुनें। यहाँ का आपको सही मिरर इमेज बतानी है। ये एक्स दिया हुआ है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी सही? ऑप्शन नंबर देखिए 2, तो यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट ये गलत हो जाएगा, तीसरा भी यहाँ पर गलत है, चौथा पॉइंट देख लीजिए, चौथा भी गलत है, पहला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का ए ऑप्शन सही होगा, ये जो पहला है ये सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके उसे नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। यानी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, अब इसमें जो लेटर्स हैं उनकी हेल्प से क्या नहीं बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। देखिए, आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है मेडिसिन, दूसरा है मीडिएट, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है कॉमन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेडिसिन। यहाँ पर आप देखेंगे 2 आई आपको नहीं मिलेंगे, CI और DI, यहाँ 2 आई चाहिए जबकि यहाँ पर केवल एक ही आई है। क्वेश्चन नंबर 100 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रम रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? इसे आपको फिल करना है सीक्वेंस को। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये पहले आएगा ए, फिर डी, फिर डी, फिर डी और फिर डी, फिर बी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 12, 12 के बाद 23 है, 23 के बाद 34 है, 34 के बाद 45 है, 45 के बाद 56 है। यहाँ आप देखेंगे तो हर बारी 11 ऐड किया जा रहा है। इसी तरह आप 56 में जब 11 ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 67। क्वेश्चन नंबर 102 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, पिघलना तरल से संबंधित है, उसी तरह जमना किससे संबंधित होगा? देखिए, कोई भी तरल है वो पिघलता है, लेकिन जो ठोस है वो जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 103 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 104, DBMS जिस तरह इससे संबंधित है SMBD से, उसी तरह जावा किससे संबंधित होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे AVAJ, इन्होंने किया क्या है, सिंपल सा देखिए, डी को लास्ट में रख दिया है, फिर बी को भी लास्ट में रख दिया, यानी बी को उठा के पलट दिया है, DB को उठा के पलट दिया है। ठीक है, MS का कर दिया है SM और DB के कर दिया है BD। सिंपली आपको यही जावा में करना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 105, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? यहाँ पर आपको वर्ग काउंट करने हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, आपको नॉर्मल जो वर्ग हैं वो दिख जाएंगे कितने। एक आकृति से बनने वाले वर्गों की संख्या 9 हो जाएगी। अगर हम 2 वर्गों को मिलाकर बनाएं तो नहीं बनेंगे। अब हमें 4 वर्गों को मिलाकर बनाने वाली यहाँ पर आकृति देखनी होगी, तो ये बनेंगे कितने आपके 1, 2, 3 और 4 वर्ग ये बन जाएंगे। ठीक है, एक वर्ग आपका सबसे बड़ा है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 14 वर्ग। क्वेश्चन नंबर 105 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 14 वर्ग इसके अंदर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है,
10 किलोमीटर आप यहाँ पर पश्चिम में चलाएंगे। फिर देखिए, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 7 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब की बार वो 14 किलोमीटर चला दाएं मुड़कर। अब बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ा और ये 4 किलोमीटर चला। पूछा गया है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, ये दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है। यहाँ बची हुई दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये 7 दी हुई है। तो ये अपने घर से कितनी दूरी पर है? 7 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, यानी 11 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 106 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 किलोमीटर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 है तर्क और कथन से संबंधित क्वेश्चन। कथन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? तर्क यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। दूसरा है, हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तीसरा यहाँ पर है, नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। एंड चौथा है, हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर यहाँ पर क्या है? देखिए, ये आपका पहला जो तर्क है वो यहाँ पर मजबूत है और दूसरा तर्क मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 107 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2 मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और धारणाएं दी गई हैं। कथन यहाँ पर है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। अब धारणा क्या है? चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है या फिर सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर केवल धारणा जो एक है वो निहित है, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 108 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 से लेकर 13 तक जानकारी को इसको पढ़ना है आपको, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम सीधे यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शंस बताते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, यदि केवल जी दी जा सकती है, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, जी या पीएफ में से कोई एक दिया जाएगा या फिर जी और पीएफ दोनों दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्हें केवल पीएफ दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तो इन्हें केवल जी दिया जाएगा या फिर केवल पीएफ दिया जाएगा, जी या पीएफ दोनों दिए जाएंगे या फिर इनमें से कोई एक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनको जी और पीएफ दोनों दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। यदि केवल इनको जी दिया जाएगा, यदि केवल पीएफ दिया जाएगा, जी या पीएफ में से कोई एक मिलेगा या फिर जी या पीएफ दोनों दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इनको या तो जी दिया जाएगा या पीएफ में से कोई एक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे। उनको क्या मिलेगा? केवल जी दिया जाएगा, केवल पीएफ मिलेगा, ना ही जी दिया जाएगा ना ही पीएफ दिया जाएगा या फिर जी या पीएफ में से कोई एक दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनको जी दी जा सकती है और ना ही पीएफ दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थीं। आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो उनको केवल जी दिया जाएगा या केवल पीएफ मिलेगा। जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है या फिर जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनको केवल पीएफ दिया जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 114 और ये क्वेश्चन आपके डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग है। यहाँ आपको डिसीजन बनाना होता है कि कौन सा निर्णय सही होगा। देखिए, सिचुएशन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। कानून के अनुसार आपको क्या करना होगा? नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए, या फिर कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, या फिर माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। देखिए, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कॉलर आईडी को ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए
अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का आपको पता चलता है। इस दौरान आप क्या करेंगे? विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करेंगे, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करेंगे, इंटरनेट सेवाओं के लिए अस्थायी निलंबन का अनुरोध करेंगे, या फिर प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप क्या करेंगे? आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 का बी ऑप्शन लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करेंगे, खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करेंगे, या फिर अंतर्धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप क्या करेंगे? शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए जो जरूरी गिरफ्तारियां हैं उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 का बी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करेंगे, साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करेंगे, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए, या फिर सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हैकर्स को आप नियुक्त करेंगे और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। इस मामले में आप क्या करेंगे? मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंच में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए, या फिर मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रक्रिया के अनुसार जो निष्पक्ष जांच है उसके लिए आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों में जांच करते समय आपको प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए, या फिर ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, या फिर सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैपचैट्स साझा करनी चाहिए, या फिर पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना होगा? सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट्स साझा करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगली डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है, आप एक अपराध शाखाओं की इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है। आपको क्या करना होगा? नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं, या फिर नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों? इस सिचुएशन में आपको नीति परिवर्तन को स्वीकार करते हुए महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। उस समय आप क्या करेंगे? ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए, या फिर रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रणनीतिक रूप से आप व्यापक टीम के बीच जो भी जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ है उनको आवंटित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 121 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं।
आपको क्या करना चाहिए, कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल की निगरानी या फिर अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए, या फिर नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए, या फिर सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें आप क्या करेंगे, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करेंगे। 122 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आप क्या करेंगे, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए, या फिर कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए, या फिर गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। देखिए इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। पहला, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल प्रयोग करके। तीसरा, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। चौथा, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर। क्वेश्चन नंबर 124 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकेडमी, या फिर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान अकेडमी। तो देखिए राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपीज के अकॉर्डिंग इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचें, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें, या फिर सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। तो देखिए इस दौरान आपको क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित कर दीजिए और उनके साथ समन्वय में रखिए। क्वेश्चन नंबर 126 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। पथिक सफ़र होता है, नाविक क्या होगा, नाविक क्या करता है। देखिए पथिक सफ़र करता है, नाविक क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 127 के ऑप्शन देखिएगा, पानी में रहता है, जहाज से संबंधित है, समुद्र यात्रा करता है, या फिर कर्मी दल होता है। तो नाविक कहाँ रहेगा भाई, समुद्र में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्र यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है, यानी आपको विषम यहाँ पर छांटना है। मेहनती, गरिमामय, असंतुष्ट, या फिर समर्पित। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 128 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असंतुष्ट यहाँ पर विषम है, बाकी सारे यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ड हैं, जबकि असंतुष्ट वो नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से हमने इसे विषम में रखा है। क्वेश्चन नंबर 129 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है जो सीरीज को पूरा करेगा। 20 के बाद फिर से 20 आया, फिर इसके बाद 24 आया, फिर 42 आया, फिर 90 आया। अगला यहाँ पर टर्म क्या होगा, तो देखिए इस सीरीज में जो अगला टर्म होगा 190 आएगा। क्वेश्चन नंबर 129 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 190। अगला क्वेश्चन है 130, एक निश्चित कूट में CHURCH यानी चर्च को इस तरह से लिखा जाता है, उस कूट में टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए टेम्पल को हम इस कूट में लिखेंगे कुछ इस तरह से, VGKNVO। क्वेश्चन नंबर 130 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलेगा, फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा और कितना, 4 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ के 9 किलोमीटर चल गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चल गया। प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो ये देखिए उसकी प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 किलोमीटर है, बचा हुआ ये 2 किलोमीटर है, तो प्रारंभिक स्थिति से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 131 का बी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 किलोमीटर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, राहुल और रॉबिन भाई हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेमा की पुत्री है, राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है। भाई, चचेरा भाई, मामा, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, राहुल और रॉबिन भाई भाई हैं, ये भाई हो जाएंगे।
प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद जो है वो रॉबिन और राहुल दोनों के फादर हो जाएंगे। और इनकी बहन है शीला। शीला की पुत्री है प्रेमा। प्रेमा की पुत्री है शुभा। देखिए शीला की जो पुत्री प्रेमा है वो कौन होगी, राहुल और रॉबिन की बहन होगी। अब यहाँ पर बहन का रिलेशन हो गया है, तो शुभा कौन होगी, शुभा राहुल और रॉबिन दोनों की ही भांजी होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है राहुल जो है वो शुभा का कौन है, तो ये मामा होगा। क्वेश्चन नंबर 132 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मामा। क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, यदि शब्द लिंग्विस्ट को पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए और चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों से बदल दिया जाए, तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले, तीसरे और छठे, इन देखिए पहला यहाँ पर एल हो गया, तीसरा एन हो गया और छठा हो गया आई। इनके पहले जो अक्षर आता है उसे पलट दिया, एल के पहले के, एन के पहले एम और आई के पहले एच, इन तीनों को हमने यहाँ पर पलट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला दिया हुआ है चौथे और सातवें अक्षर को, चौथा और सातवां अक्षर, चौथा क्या है जी है और सातवां क्या है एस है। तो देखिए जी को हमने इसकी आगे वाले एक एच से पलट दिया और एस को आगे वाले टी से पलट दिया। अब पूछा गया है जो नवगठित शब्द हैं उनमें से तीसरा और पांचवा अक्षर, तीसरा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा और पांचवा कौन सा होगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। इसके बीच में कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में, तो एम के बाद क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि 7 आएंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 9 बजे ये है और यहाँ से ये 3 बजा दी है इसने, तो टोटल 180 डिग्री घूम जाएगी। क्वेश्चन नंबर 134 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा वाला सर्किल है ये नियोजित लोगों को दिखाता है, छोटा सर्किल पिछड़े लोगों को दिखाता है, जबकि ट्राइंगल है वो शिक्षित लोगों को दिखाता है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। ऑप्शन है 5, 17, 22 या फिर 12। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमसे ये पूछा है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, शिक्षित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो 17 संख्या है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो नियोजित हैं और ना ही शिक्षित हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमसे केवल उनके बारे में पूछा गया जो शिक्षित नहीं है, नियोजित का क्वेश्चन कहीं नहीं बोला गया। तो 17 में इन 5 को भी हम ऐड कर लेंगे, यानी टोटल 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, वैन आरेख से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के ऊपर ही समुद्र है और सूर्य जो है वो अलग है, तो यहाँ पर ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये आपका समुद्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 136 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, हल करना है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 30 बार डिवाइड होगा, प्लस 4 तिया 12 यानी ये 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, के जी से बड़ा है, के जी से बड़ा है। अब जी ए से बड़ा है, जी जो है वो ए से बड़ा है एंड ए जो है वो आर से छोटा है, यानी आर से छोटा है। नेक्स्ट कहा गया कि आर जो है वो जी से छोटा है। फिर बताना है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ पर ए जो है वो सबसे छोटा है। 138 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घनों में, 4 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घनों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 तरफ हरा रंग है और बाकी तरफ कोई भी रंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे टोटल 8 घन हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। सिंपल सा आपको बताना है परपेचुएशन से कौन सा जो शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन डी को भी देखेंगे तो यहाँ पर 2 एन का प्रयोग किया गया है, जबकि इस परपेचुएशन में केवल एक ही एन है।
क्वेश्चन नंबर 140 का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। नया टाइप का ये क्वेश्चन है जो ऐड किया गया है, पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरह का सेम, और अब फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उससे निम्नलिखित बातें याद हैं, यहाँ पर आपको नंबर बताना होता है। पहला देखिएगा, फ़ोन नंबर 987 से शुरू होता है, तो यहाँ पर 987 तो उसका पहला हो जाएगा। फ़ोन नंबर 652 पर ख़त्म होता है, यानी 652 पर ख़त्म हो जाएगा। चौथा अंक या तो 2, 4 या 6 है और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। और देखेंगे फिर यहाँ पर पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। पांचवा जो अंक है वो अंतिम अंक है, यानी ये और चौथे अंक का गुणनफल है, इस दोनों अंक का गुणनफल है। तो चलिए हम ऑप्शंस की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 987 और 652 तो सभी में है, शुरुआत और अंत में। हमसे एक बार बोला गया था कि जो चौथा अंक और अंतिम अंक है उन दोनों का अगर हम गुणनफल करें तो पांचवा अंक निकल के आता है। ऐसा सीन केवल ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 142 है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन देखिए, साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण हैं। निष्कर्ष देखिएगा, साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, मिरर इमेज यहाँ पर आपको छांटनी है। फिक्सिंग शब्द दिया हुआ है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? तो देखिए एफ सीधा तो नहीं हो सकता, ना ही जी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा देखें यहाँ पर एन को जब आप मैच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैच हो रहा है एफ वी आई वी एक्स वी आई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या अंतर है। फिक्सिंग देखिए यहाँ पर ऐप शुरुआत में नहीं आएगा, यहाँ ऐप शुरुआत में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आकृति एक्स है, इनसे आपको कौन सी आकृति बना सकते हैं 1 2 3 4 में ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ये जो आकृति है वो बनाई जा सकती है इसकी हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 144 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 145, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ से आपको मोड़ना है इसको, तो ये क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखिए जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाला चित्र, ठीक है। ये जो है वो पलट के ऐसे आ जाएगा और ये आपके कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 145 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 4। क्वेश्चन नंबर 146, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर एक्स और वाई 2 भाई हैं, तो ये 2 भाई बना दिए हमने। अब देखिए यहाँ पर आर जो है वो वाई का पिता है, तो आर वाई का फादर हो जाएगा, ठीक है। टी एस की एकमात्र बहन है और एस जो है वो एक्स का मामा है। एस एक्स का मामा है, इसका मतलब जो आर की वाइफ हुई उनका भाई कौन है? एस है, जो कि वाई और एक्स दोनों का ही मामा है। अब यहाँ पर देखिए टी आर, यहाँ पर बोला गया है कि टी एस की बहन है, एकमात्र बहन, तो ये जो उसकी बहन हो जाएगी। फिर यहाँ से पूछा गया है टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी जो है वो आर की वाइफ होगी, यानी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 146 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, सेम क्वेश्चन आपसे इसी जो पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट में भी। यहाँ पर आपको शब्दों का सार्थक क्रम बताना होगा। तो पहले क्या होगा आपका? शिशु होगा, फिर वो बच्चा बनेगा, बच्चे के बाद वो किशोर बनेगा, किशोर के बाद वो वयस्क होगा और वयस्क के बाद वो बूढ़ा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 5 4 3 2, ठीक है। 147 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। ये आकृति है, ये बाकियों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 149, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन हैं 50, 56, 60 या फिर 64। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n × n-1। अगर आपसे पूछ लिया है कि समूह में 8 सदस्य हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, तब भी आपको सेम जो क्वेश्चन है सेम वही रहता है, आपको आंसर भी सेम ही आने वाला है। तो 8 यहाँ पर n हो गया, n-1 यानी 8 - 1, 8 × 60 बराबर कितना हो जाएगा? 56।
क्वेश्चन नंबर 149 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 56। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 है इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। एक आदमी अपने 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 बांटता है। ठीक है, यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो यहाँ पर आपको बताना है प्रत्येक बेटी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों इस प्रश्न पत्र के सभी 150 प्रश्नों के उत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने सटीक और सही दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 18 फरवरी की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ही क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।